Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So today we will be covering the current affairs of July 15 to 30. So without any further ado, let's jump straight to our course. The very first article is regarding 97th Constitutional Amendment Act of 2011. अगर ये चीज़ 2011 में हो चुकी है, सो वाई इट इज़ इन न्यूज़ इन 2021? देखिए, सम पार्ट्स ऑफ द 97th अमेंडमेंट एक्ट हैज़ बिन नलिफाइड. क्यों नलिफाई किए गए हैं? बिकॉज 97th अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद cooperatives or cooperative societies, but these cooperatives as a subject is enlisted in the list second or 2 in the 7th schedule of our constitution. So it means this cooperatives subject belong to state list, but we have seen that 97th Constitutional Amendment Act कौन करता है अमेंडमेंट? पार्लियामेंट करती है. मतलब यूनियन लेवल ने बिना स्पेशल मेजॉरिटी के अंडर आर्टिकल 368 हैज़ पास्ड एन अमेंडमेंट. ऊपर से स्टेट्स की भी मंजूरी नहीं ली. क्यों? बिकॉज दिस अमेंडमेंट इज़ पर्टेनिंग टू द अमेंडमेंट टू द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट. आप ऐसा कानून बना रहे हो जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है. सो आपने ये भी पूरी चीज़ नहीं करी, ये भी पूरी चीज़ नहीं करी. देन ऑल्सो यू हैव पास्ड एन अमेंडमेंट दैट इज़ 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 विच डील्स विद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. सो अभी तक तो ये चला आ रहा था, बट अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि येस, सम पार्ट्स ऑफ द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर बिन नलिफाइड. ऊपर से एक और करंट अफेयर्स क्या है, अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी बना दी, एक और मिनिस्ट्री, कोऑपरेशन. सो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन हैज़ ऑल्सो बीन मेड, बट एज वी ऑल नो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कोऑपरेटिव्स आर पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट. सो अब देखते हैं इस मिनिस्ट्री का क्या इसके पास फंक्शंस आते हैं और वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या नहीं जाते. सो वापस हमारे आर्टिकल पे आ जाते हैं. आपको बैकग्राउंड स्टोरी समझ में आ गई क्या क्या चीज़ें हुई हैं. 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थोड़े प्रोविजंस देख लीजिए. कोऑपरेटिव्स वर्ड ऐड कर दिया गया इन द आर्टिकल 19(1)(c). सो 19 वी ऑल नो इज़ अ बंडल ऑफ राइट्स. क्या क्या है? राइट टू स्पीच है, देन फॉर्म एसोसिएशंस है, देन रेजिडेंस था पहले, अब हट चुका है, वोकेशन है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है, ये मैंने ऊपर बता चुका है, देन राइट टू मूव है, कहीं भी आप जा सकते हैं एक से दूसरे स्टेट्स में. सो दीज ऑल राइट्स हैव बीन गिवन टू द सिटीजन्स अंडर आर्टिकल 19. सो इन वन ऑफ देम, इन पार्ट सी, जो ये यूनियन, ट्रेड यूनियंस ये सब बन रहे हैं ना, तो उन्हीं से पहले एक और वर्ड डाल दिया, कोऑपरेटिव्स, दस गिविंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. अच्छा, ये DPSP में भी डाल दिए गए. क्यों? बिकॉज दीज आर नॉन एनफोर्सेबल, बट एक बेस मिल जाता है कि ये DPSP भी है. सो इट इज़ द अथॉरिटी, नॉट अथॉरिटी बट ऑब्लिगेशन ऑन द यूनियन लेवल टू कन्वर्ट दिस DPSP इनटू लीगल फॉर्मेट, दैट इज़ फंडामेंटल राइट. तो एक बेस बना दिया पहले, और उसी बेस पे हमने इसको एज अ फंडामेंटल राइट डिक्लेयर भी कर दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने अब नलिफाई कर दिया, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी कम्स अंडर स्टेट लिस्ट. सो 43B में पार्ट 4 में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 में हमने क्या क्या किया है? सबसे पहले कोऑपरेटिव्स को वर्ड ऐड कर दिया अंडर द आर्टिकल 19 पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट सेक्शन. सेकेंड हमने ये किया है आर्टिकल 43B, इट मीन्स पार्ट 4 विच डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. इसमें हमने एक और प्रोविज़न ऐड कर दिया. क्या है वो प्रोविज़न? प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. इट मीन्स वी विल क्रिएट एन एनवायरमेंट, वी विल क्रिएट एन एरिया इन विच कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ विल बी प्रमोटेड. और ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड में बता ही दिया है. एट द टाइम ऑफ लेजिस्लेशन इट वाज नॉट रेटिफाइड बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स. मैंने आपको पॉलिटी कोर्स में बताया, अंडर आर्टिकल 368 वी हैव some
2 to 3 मेजॉरिटीज़ डिफरेंट टाइप्स की हैं, तो वो क्या क्या हैं वो आप वहीं से देख लेना। नेक्स्ट इज़ द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इन शॉर्ट यूआपा 1967 का। ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए। आई थिंक अंडर आर्टिकल 22 वी हैव गिवन 2 राइट्स। पहली तो है प्यूनिटिव डिटेंशन एंड सेकंड इज़ प्रिवेंटिव डिटेंशन। पिछले भी न्यू का सीरीज़ में अच्छे से एक्सप्लेन की थी, वहाँ से आप देख लेना। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक्ट है। अच्छा, एक और मैं आपको घुमा के चीज़ पूछूं, और ये पिछले नियोका से भी रिलेट कर सकते हो आप। डज दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन अथॉरिटी लाइज विद ओनली यूनियन और विद स्टेट्स ऑल्सो? बताइए। सो इसका आंसर है, आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगा। यूआपा ये किसका है? यूनियन का। देन वी हैव मकोका, महाराष्ट्र कुछ एंटी टेररिज्म एक्टिविटी एक्ट करके कोई है, तो ये भी प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है। सो इट मीन्स महाराष्ट्र पर्टिकुलर स्टेट का प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ हमारे पास है एज एन एग्जांपल। इट मीन्स स्टेट्स ऑल्सो हैज़ द अथॉरिटी टू पनिश अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशंस। अब आ जाते हैं आर्टिकल पे। इन अगस्त 2019 पार्लियामेंट क्लियर्ड द यूआपा अमेंडमेंट बिल ऑफ 2019 टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स प्रोवाइडेड इन द एक्ट। सो मैंने थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी डाल दी है। पहले क्या होता था, अंडर द यूआपा एक्ट ऑफ 1967 ओनली ऑर्गेनाइजेशंस can be termed or deemed as terrorist organization, and this notation of terrorist can't be put onto a single individual। इसका मतलब हाफिज सईद, इसको हम टेररिस्ट नहीं बोल सकते अंडर वापा, बट इसकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो भी आप मान लीजिए, मेरे को भी याद नहीं है, बट इसकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए तालिबान ही मान लीजिए, गलत है पर तालिबान मान लीजिए। सो इस ऑर्गेनाइजेशन को हम यस वी कैन डेजिग्नेट इट एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमने 2019 में अमेंडमेंट कर दिया है। नाउ इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो बी डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट। फिर थोड़े से और प्रोविजंस, जनरल प्रोविजंस हैं। यूआपा में डेथ पेनल्टी भी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। और ये एक चीज़ आप याद रख लीजिए, बोथ इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स कैन बी चार्ज्ड अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, अचीविंग द इंटेंटेड नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट्स towards a green economy। EU यूरोपियन यूनियन हैज़ लॉन्च्ड अ फिट फॉर 55 पैकेज। तो इसकी पूरी जानकारी क्या है ये हमें ज़रूरत नहीं है देखने की, आप इतना याद रखिए बस, फिट फॉर 55 पैकेज कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है? कोई कंट्री नहीं है, पूरे EU ने, यूरोपियन यूनियन ने ये लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? टू अचीव देयर और एनहांस देयर INDC। जो भी उन्होंने खुद से डिटरमाइन किया है कि हमें ग्रीन GDP इतने ईयर तक ऐसे ऐसे कम लानी है, तो वो जो भी उन्होंने कमिटमेंट्स की हैं उसी को पूरा करने के लिए ये फिट फॉर 55 पैकेज आया है। तो आपने पर्पस समझ लिया क्या है ये और कौन से कंट्रीज़ ने लॉन्च किया है। बट इससे ही रिलेटेड हम एक बार रिवाइज़ कर देते हैं इंडियाज़ के INDC। तो हमको 2030 तक अचीव करना है, अभी 2021 चल रहा है। सो 9 साल में हमको ये सब अचीव करना है। क्या है? टू रिड्यूस द एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ द GDP बाई अबाउट अ थर्ड। मतलब 1/3 GDP जितनी भी होती है उतने ही लगभग हमें एमिशंस अपने रिड्यूस करने हैं। और अगर UPSC में इसको घुमा के दे दिया तो क्या होगा, वहाँ परसेंटेज दे देंगे। तो हमको सिंपली क्या करना है, 100/3, तो मतलब कुछ 33% के अराउंड आएगा। तो ये भी सही चीज़ है वो। अ टोटल ऑफ 40% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर इलेक्ट्रिसिटी विल बी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स। जितनी भी हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसके 40% तक हमको रिप्लेस करना है, किससे? नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से। एंड थर्ड है, हमको 2.5 to 3 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट फॉरेस्ट लगाने हैं, ट्री कवर लगाने हैं। अभी कितना ट्री कवर है? फॉरेस्ट और ट्री कवर बोथ कितना है? अराउंड 24%। ओनली फॉरेस्ट कवर अराउंड 21% है। सो ये सब आपको याद रहना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है एरिया वाइज? मध्य प्रदेश। सबसे कम कहाँ है? हरियाणा। परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है? आई थिंक मिज़ोरम है। सो दीज ऑल रैंडम थिंग्स यू शुड रिमेंबर। क्यों? क्योंकि कभी भी पूछी जा सकती है IAS में
कोई भी 3-4 स्टेटमेंट्स में एक स्टेटमेंट जैसे पिछले साल आ गई थी क्या, कि सिक्किम इज़ एन ऑर्गेनिक स्टेट, हमको इतनी बड़ी न्यूज़ लग रही थी, बस वो एक ही ऑप्शन में सिमटा दी। तो ऐसे कभी भी ये रैंडम इन्फॉर्मेशन काम आ सकती है आपके। तो थर्ड हमने देख लिया, तो 3 हमारे पास INDC है इंडिया के 2030 तक हमें अचीव करना है। राजस्थान के कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ पे नज़र डाल लीजिए। रामगढ़ विषधारी, वेरी इंपॉर्टेंट, रामगढ़ विषधारी, रणथंभौर, मुकुंदरा, केवलादेव घाना, सरिस्का डेजर्ट नेशनल पार्क, कुंभलगढ़ एंड नाहरगढ़। कुंभलगढ़ भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सो रामगढ़ विषधारी एंड कुंभलगढ़, ये अच्छे से याद रख लीजिए। एंड दीज आर वेरी कॉमन, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव, सरिस्का डेजर्ट नेशनल पार्क। नेक्स्ट इज़ द फेमस एंटी डिफेक्शन लॉ, जल्दी से देख लेते हैं। 10th शेड्यूल, 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, रट जानी चाहिए सारी चीज़ें अभी तक आपको। कौन डिस्क्वालीफाई करता है, स्पीकर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर। किसके पास ये वाली पावर है, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, या तो मतलब MP को भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, MLA को भी अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। और दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविज़न क्या है, प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई करेगा प्लस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पे। तो ये भी आप पॉलिटी कोर्स में जाकर देख लेना, 2 तरह के डिस्क्वालिफिकेशन होता है। ये सेकंड टाइप का है, एंटी डिफेक्शन लॉ, जो 1985 में ही आया है। डिफेक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है, टू अबेंडन अ पोजीशन और एसोसिएशन ऑफ वन टू ज्वाइन एन अपोजिंग ग्रुप। सो अगर आप अपनी पार्टी छोड़ के, आपने सीट उसी पार्टी से जीती है इलेक्शंस में, बट अपनी पार्टी को छोड़ के आप दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो या अपने पार्टी की विप नहीं मान रहे हो, सो दीज कंडीशंस विल पेव द वे ऑफ योर डिस्क्वालिफिकेशन एज एन MP और MLA। और थोड़े इसके ऊपर प्रोविजंस क्या हैं, देखिए डिस्क्वालिफिकेशन से आपको राहत भी दी गई है। कैसे, अगर नॉमिनेटेड मेंबर कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लेता है विद इन 6 months ऑफ बिकमिंग हिम MP, सो डिस्क्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस विल नॉट अप्लाई। देन 2/3 पार्टी की मेंबरशिप से पूरे MPs निकल जाते हैं, 2/3 MPs विल रिप आउट फ्रॉम द होल पार्टी एंड ज्वाइंस अनदर पार्टी, सो एंटी डिफेक्शन लॉ वुडेंट बी कम इनटू लाइव। सो ऐसे कुछ प्रोविजंस है, देख लेते हैं अब अच्छे से। ग्राउंड्स देख लीजिए डिस्क्वालिफिकेशन के। अगर एक इलेक्टेड मेंबर ने वॉलंटरीली अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दी, कौन से पार्टी की, जिस पार्टी से वो इलेक्शन जीत के आया है, मतलब पार्टी A से आप इसके मैनिफेस्टो से जनता का ट्रस्ट लेके इलेक्शन जीत के MP या MLA बन रहे हो, एंड देन यू आर निगेटिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस मैनिफेस्टो ओनली, सो यू आर लायबल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। सेकेंड इज़ विप जारी कर दिया हाउस ने कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है एंड यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर टू वोट ऑन दैट पर्टिकुलर बिल। सो आप नहीं आ रहे हो पार्टी को बिना बताए, सो यू आर लायबल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। ये है सेकेंड पॉइंट। इफ़ एन इंडिपेंडेंट मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिपेंडेंट मेंबर। इफ़ एन इंडिपेंडेंट मेंबर मतलब इसका अपना खुद का मैनिफेस्टो है, इलेक्शन मैनिफेस्टो, अगर ये जीत के आ रहा है एज एन MP और MLA और बाद में ये कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा है, इसका मतलब देयर आर सम हिडन अल्टीरियर मोटिव्स ऑफ ज्वाइनिंग अनदर पार्टी। आप ट्रस्ट जनता का जीत के आए हो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो से, ना कि दूसरे पार्टीज़ के इलेक्शन मैनिफेस्टो पे। सो आप कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं करोगे टिल द टाइम यू आर सर्विंग एज एन MP और एन MLA। सो ये है तीसरा, अगर आपने ज्वाइन करी तो आपको लात मार दिया जाएगा। अगर कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन करे, मैंने बता दिया 6 months से पहले, तो ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। अगर 6 months के बाद ज्वाइन करता है, सो यस, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसको भी लात मार दी जाएगी। कौन डिसाइड करता है, स्पीकर और चेयरमैन मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बेसिकली। अगर आप स्टेट लेजिस्लेचर लगा लो तो अलग हो जाएंगे, यूनियन लेवल लगा लो, पार्लियामेंट लगा लो तो अलग हो जाएंगे। देर आर सम एक्सेप्शंस, मैंने बता दिए, 2/3 लेजिस्लेटर्स अलग हो गए। इसका मतलब देर इज़ समथिंग गोइंग ऑन रॉन्ग इन द पार्टी इट सेल्फ, वेदर इट इज़ फॉर द प्रेजिडेंशियल पोस्ट ऑफ द पार्टी और इट इज़ द इलेक्शन मशीनरी ऑफ द पार्टी। मैं पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन मशीनरी की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो मतलब देर इज़ समथिंग going wrong in the party itself. That's why such huge number of legislators are breaking their bond from the respective parties. So इस पे exception दे दी गई है from the anti defection law. Second is
नॉमिनेटेड मेंबर मैंने अभी भी बताया आपको 6 मंथ से पहले ज्वाइन कर ले, सो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। तीसरी चीज़ है स्पीकर या चेयरमैन। चेयरमैन किसका बोल रहा हूँ मैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स भी तो है ना। वाइस प्रेसिडेंट कोई ना पार्ट होता है पार्लियामेंट का, बट स्टेट लेजिस्लेचर्स भी तो हैं। सो आफ्टर बीइंग इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ द प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, यस द रेस्पेक्टिव एमपी और एमएलए कैन रिज़ाइन फ्रॉम हिज पार्टी। वापस बात कान खोल के सुन लीजिए, कैन रिज़ाइन फ्रॉम हिज पार्टी एंड नॉट फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये दो अलग बात हैं, जो बिगनर्स होते हैं उनको ये सब मिक्सअप हो जाता है। सो पार्टी से रिज़ाइन कर सकता है। पार्टी इज़ एन इनफॉर्मल टर्म रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटी। अगर आप बस पार्लियामेंट की बात करोगे तो वो इनफॉर्मल टर्म हो जाएगी, क्योंकि पार्टी की इलेक्शंस बाहर होते हैं, वो ईसीआई कंडक्ट नहीं करवाता, दे आर कंडक्टेड विद इन द पार्टी, उनके अपने मैकेनिज्म्स होते हैं। सो आफ्टर बीइंग इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, यस द MP और MLA कैन रिज़ाइन फ्रॉम हिज पार्टी पोस्ट एंड नॉट फ्रॉम द हाउस सीट। बट एक बार उसने अपनी पार्टी छोड़ दी, सो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द स्पीकर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोस्ट ही कांट रीजॉइन द सेम पार्टी और एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। बट वंस ही डिमिट्स फ्रॉम हिज पोस्ट, yes then onwards he can or she can join his respective party. नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ग्राम मतलब गांव, सड़क मतलब रोड, तो प्रधानमंत्री मतलब PM, ग्राम सड़क योजना कब लॉन्च हुई थी? 2000 में, पुरानी स्कीम है। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी, ऑफकोर्स रोड है, बाई वे ऑफ एन ऑल वेदर रोड टू अनकनेक्टेड विलेजेस इन इंडिया। ये याद रखिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ऐसा याद रखना, एक्चुअली ना कुछ भी चीज़ आप याद रखो, मैं अपने कोर्सेज़ में भी ये बात बताता रहता हूँ, उसको शुगर कोट कर लो। कैसे शुगर कोट कर लो? नहीं, फेक तरीके से नहीं, और 2-3 नॉलेज से। जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी है? PM ग्राम सड़क योजना। क्यों है? बिकॉज सेंटर के पास इतना खर्चा नहीं है कि वो सारे रोड बना दे, सो उसको स्टेट की मदद भी लेनी पड़ती है। ऊपर से स्टेट खुद भी तो यूज़ करेगा ना वो वाहन। ऐसा कोई ना है कि बस वहाँ के प्रेसिडेंट की गाड़ियाँ चल रही हैं, प्राइम मिनिस्टर की गाड़ियाँ चल रही हैं, सो स्टेट भी तो यूज़ करेगा ना। डेट्स वाई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो इसको बोलते हैं शुगर कोटिंग। अब आपको अगर ये याद है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये है कोर न्यूक्लियाई। देन आपको ये पता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अच्छा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी या नहीं थी? अच्छा, तो फिर आपने तीसरी कोटिंग देखी। हाँ, ऐसा कुछ याद आ रहा है कि बहुत ज़्यादा रुपए लगता है रोड बनाने में और सेंटर के पास होंगे नहीं, बट ये भी सही है नहीं। अच्छा, मेरे पास एक और कोटिंग थी। कौन सी थी? बस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की कोई ना गाड़ी चलेगी स्टेट में आके, स्टेट वाले के जो भी रेजिडेंट्स होगी उनकी भी चलेगी। सो यस, ये आपका पूरा पक्का हो गया कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ही थी। सो दिस इज़ कॉल्ड शुगर कोटिंग। ऐसे ही आप कोई भी कोर्स में शुगर कोट कर सकते हो अपनी नॉलेज, ताकि आपको अच्छी तरह याद आ जाए वो चीज़। चलो ठीक है, बहुत ज्ञान दे दिया, अब आगे चलते हैं। सो इसी के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ही बहुत सारे फेजेस चलते रहते हैं, एंड नाउ वी आर इन थर्ड फेज़। मतलब रोड बनते रहते हैं तो नया फेज़ हम लाते रहते हैं। जो भी रोड इस स्कीम के तहत बनते हैं, दे आर मेंटेन्ड बाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। और नोडल मिनिस्ट्री ऑफकोर्स कौन सी होगी? रूरल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि ग्राम सड़क है ना, पंचायत के सड़क बना रहे हैं। वी हैव टू कनेक्ट द अनकनेक्टेड विलेजेस, सब जगह विलेज की बात कर रहे हैं, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग स्माइल स्कीम। देखिए, पहले एक स्कीम हुआ करती थी, कौन सी थी? सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सनस एंगेज्ड इन बैगिंग। तो बैगिंग के ऊपर एक स्कीम थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, बस सेंटर ही रुपए दे रही थी। इसको एक और स्कीम के अंडर ले आए। कौन सी स्कीम है वो? स्माइल स्कीम। स्माइल का फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। नाम से ही समझ आ रहा है, जो भी मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं उनके लाइवलीहुड और उनको एक अच्छी शिक्षा देने में, एक अच्छा फ्यूचर देने में हमें सपोर्ट करना है। डेट इज़ कॉल्ड स्माइल स्कीम। तो फोकस क्या हो गया? रिहेबिलिटेशन, प्रोविजन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, काउंसलिंग, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, एजुकेशन दो, ने स्किल डेवलपमेंट दो, इकोनॉमिक लिंकेजेस दो दीजिए। तो ये सब आपको आइडिया हो जाएगा व्हेन यू नो द फुल फॉर्म ऑफ स्माइल। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसने लॉन्च किया है, जो कि जाता भी है लॉजिक के साथ, यही लॉन्च करेंगे।
नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग नेशनल आयुष मिशन की। कब लॉन्च हुआ था? जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, उन्हीं ने लॉन्च किया था। सो एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी बना दी थी। क्यों? क्योंकि जो भी ये नेशनल आयुष मिशन चलाएगी वो एक पूरी मिनिस्ट्री बना दी गई, उसी को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बोल दिया गया। देखिए आयुष में ना, पहले आपको आयुष का मतलब समझ लीजिए। दीज आर द सम काइंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सिस्टम्स ऑफ हेल्थ केयर। कैसे? जैसे कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। सो अलग अलग रिलीजन्स में हमें अलग अलग ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ हेल्थ केयर एंड हीलिंग दिखते हैं। उन्हीं सबको एक जगह संजोग दिया हमने और उसे ही बोल दिया गया आयुष। उसी का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो इसी से हमें आयुष मिल जाता है। सो ये स्कीम थी 2000 एंड आई थिंक 20 या 21 तक। सो नाउ इट हैज़ बिन एक्सटेंडेड टू 2026। और दूसरी बात ये याद रखना, इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब शुगर कोट कैसे करोगे इसे? देखिए आयुष में जो भी डिफरेंट रिलीजन्स हैं उनके ग्राउंड रूट में जो रोज़मर्रा का आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, जो भी उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये सब स्टेट्स के अंदर ही रिसाइड कर रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं हम दूसरे जगहों से एक्सपर्ट बुला लिए एट द यूनियन लेवल एंड इन अ डिस्कशन रूम वी आर डिबेटिंग ऑन सम थिंग्स। नो, दीज आर द रिचुअल्स और हैबिट्स ऑफ द डिप्लोमेट्स एंड द दिग्गज ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी। बट ये जो बाबा होते हैं, योगी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, इन सब के पास भी बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सिस्टम्स हैं हेल्थ केयर के। सो ये सब लाके उधर इबादत खाना में हम डिबेट नहीं करवाने वाले, ये स्टेट्स में ही रहेंगे। सो स्टेट्स में ही रहेंगे तो इस डेट्स वाई इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। हो गया शुगर कोट। एम देख लीजिए नेशनल आयुष मिशन के क्या क्या थे। विद द हेल्प ऑफ द आयुष, विद द बेनिफिट्स ऑफ आयुष, वी हैव टू प्रमोट द होलिस्टिक हेल्थ ऑफ इंडियंस as India adjusts vast majority of people. So our healthcare services are not up to the mark. This has been proved by the COVID-19. So we have to fill this gap of health services. तो अच्छा ही है अगर एक नया सेक्टर हमारे पास है, आयुष सेक्टर। जो काम PCM इन सब से नहीं होगा, वो क्या बताए बाबा की जड़ी बूटी लेने से हो जाए। तो काम जब तक हो रहा है हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। सो it is addressing the gap in healthcare services. Next article is regarding मेकदत्तू प्रोजेक्ट। अच्छे से याद कर लेना, रट लेना। कर्नाटका का है मेकदत्तू। इसका मतलब क्या होता है? गोट्स लीप। सो एक तरह से डीप गॉर्ज है सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स कावेरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरी अर्कावती। सो कावेरी की ट्रिब्यूटरीज भी आपको याद होनी चाहिए। एक मैंने याद करा दी, अर्कावती, शायद से फिर हेमवती, ये सब है, ठीक है, वो भी आप याद कर लेना। तो मेघदत्तू प्रोजेक्ट इन कर्नाटका ऑन रिवर कावेरी। अगला है लोकपाल एंड लोकायुक्त 2013। बहुत ही फेमस एक्ट था अन्ना हज़ारे मूवमेंट के बाद। देख लेते हैं पूरा लोकपाल एंड लोकायुक्त से। पर्पस क्या था? देखिए जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनके खिलाफ भी है तो ह्यूमंस ही, तो उनके खिलाफ भी एलिगेशंस आती हैं टाइम टू टाइम दैट दीज आर करप्ट, बहुत धांधलेबाजी हो रही है, हमको पब्लिक सर्विस ढंग से नहीं मिल पा रही है। सो इनके ऊपर कोई एक्ट नहीं था जो कि हम कार्रवाई कर सकें। सो लोकपाल एट द सेंटर लेवल एज वेल एज लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल will be formed under this act, which will scrutinize the allegations of corruption against public functionaries. Understood? तो जैसा कि ये एक्ट पास कर दिया गया 2013 में, अब वो डिबेटेबल है ये एक्ट कितना स्ट्रॉन्ग था या पुअर था, बट पास तो कर दिया गया। सो जैसे ही एक्ट पास हो गया इट मीन्स लोकपाल एंड लोकायुक्त नाउ हैव स्टैट्यूटरी स्टेटस। ये लिखा हुआ है यहाँ, स्टैट्यूटरी स्टेटस। तो एक मांग तो ये भी थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए ताकि बहुत ही पावरफुल एक्ट बन जाए, बट ठीक है अभी के लिए स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। कितने लोग होंगे लोकपाल में? देयर विल बी अ चेयरपर्सन एंड अप टू 8 मेंबर्स। तो ये याद रखना, मैक्सिमम 8 मेंबर्स अगर हैं लोकपाल में, सो हाफ ऑफ देम विल बी ऑफ जुडिशियल बैकग्राउंड। लोकपाल के सदस्य को चुनने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी गठित की जाएगी। इस सिलेक्शन कमेटी में होंगे लोकसभा के स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एन एमिनेंट जूरिस्ट एज मेंबर लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर एज अ हेड होंगे, उसके बाद
लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एन एमिनेंट जूरिस्ट। अंडरस्टूड। मेंबर्स को अपॉइंट कौन करेगा? देखिए सिलेक्शन कमेटी है तो बस सिलेक्शन करेगी ये, और ये नाम एक लिस्ट भेज देगी प्रेसिडेंट के पास। सो प्रेसिडेंट अंडर हिज सील विल रिकमेंड और अपॉइंट द said persons in the list as लोकपाल बॉडी। अंडरस्टूड। तो प्रेसिडेंट करेंगे चयन और प्राइम मिनिस्टर और उनके जो पूरी सिलेक्शन कमेटी है वो करेगी सिलेक्शन ऑफ नेम्स। 50% मेंबर्स ऑफ द लोकपाल बॉडी विल बी फ्रॉम SC ST OBC माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन। जो भी जुडिशल मेंबर हैं, हमने बोला 50% जुडिशल भी होने चाहिए। सो जुडिशल मेंबर्स जो हैं वो कौन हो सकते हैं? ईदर अ फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट। जो चेयरमैन होगा ऑफ द लोकपाल बॉडी वो भी कौन हो सकता है? ईदर द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब यहाँ हाई कोर्ट का देखने को नहीं मिलेगा, बट एज अ मेंबर यस, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। बट चेयरपर्सन ऑफ द बॉडी कौन होगा? बस सुप्रीम कोर्ट से ही, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चाहे वो नॉर्मल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो। और एक और प्रोविज़न है, या तो इन दोनों में से हो या तो एक एमिनेंट पर्सन विद इम्पेकेबल इंटीग्रिटी एंड आउटस्टैंडिंग एबिलिटी हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज ऑफ मिनिमम 25 ईयर्स। सो ऐसा नहीं बस जुडिशियल चेयरमैन ही हम बना सकते हैं। जुरिडिक्शन ऑफ लोकपाल देख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर पोस्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्क्रूटनाइजेशन लिस्ट ऑफ लोकपाल। मतलब प्राइम मिनिस्टर के भी ऊपर केस चला सकता है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी। एनी मिनिस्टर्स, जब प्राइम मिनिस्टर ही ऐड कर लिया तो मिनिस्टर तो क्या ही है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप A B C D ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन? लोकपाल की बात कर रहे हैं। और ऐसा ही सेम हो जाएगा लोकायुक्त इन द स्टेट्स। द लोकपाल विल वर्क एज एन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एज वेल एज प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी। ऐसी लाइन आपको आ सकती है स्टेटमेंट्स में, सो आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एज वेल एज प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी बोथ। ड्रॉबैक्स क्या है इस एक्ट के 2013 के? लोकपाल कैन नॉट सुओ मोटो प्रोसीड अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट। इसका मतलब एक पर्सन जिसका नाम लोकपाल को पता होना चाहिए, ए ने अर्जी डाली है, एलिगेशन डाली है रिगार्डिंग द करप्शन विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल। सो एक सबसे पहली बात, एक उसके पास एलिगेशन आनी चाहिए और एक नॉन पर्सन से आनी चाहिए। सो दीज बोथ आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द लोकपाल एक्ट। यही देखेंगे अभी हम। तो पहला हमने देख लिया कैनॉट सुओ मोटो, खुद से ही स्टार्ट नहीं कर सकता प्रोसीडिंग्स। एनोनिमस कंप्लेंट्स आर नॉट अलाउड। इसका मतलब किसने कंप्लेंट डाली है लोकपाल को पता होना चाहिए, हैंस डिफीटिंग द पर्पस ऑफ लोकपाल इटसेल्फ। एम्फेसिस ऑन फॉर्म ऑफ कंप्लेंट रादर देन सब्सटेंस, ये भी आप चीज़ याद रखिए। हैवी पनिशमेंट फॉर फॉल्स एंड फ्रिवलेस कंप्लेंट्स अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स में डिटर कंप्लेंट्स बीइंग फाइल्ड टू द लोकपाल। इसका मतलब पहली बात तो आपको एनोनिमस कंप्लेंट नहीं डालनी है, आपको अपना नाम बताना है। जब आपने नाम अपना बता दिया तो भी आपकी फॉर्म ऑफ कंप्लेंट देखी जाएगी, कितना सच्चाई है इसमें। फॉर्म ऑफ कंप्लेंट रादर देन सब्सटेंस। अगर छोटा सा करप्शन है तो छोड़ भी दें, क्या पता। फिर अगर आप प्रूव नहीं कर पाए ये सब एलिगेशंस, या लोकपाल प्रूव नहीं कर पाया ये सब एलिगेशंस, सो इट डीम्ड दैट योर केस इज़ फॉल्स एंड फ्रिवलस एंड हैंस यू विल बी पनिश्ड विद अ हेफ्टी फाइन्स। सो ये भी तीसरा है। आपने कंट्री का तो बहुत पढ़ा होगा कि लैंड रिकॉर्ड्स या लैंड यूज डाटा को पूरा डिजिटलाइज कर दिया, बट आपने कभी ऐसा सुना पूरे कॉन्टिनेंट के लैंड यूज डाटा को डिजिटलाइज किया? सो यही चीज़ पहली बार हुई है। अफ्रीका ओपन डील इनिशिएटिव इसका नाम दिया गया है। तो बहुत ही मिसमैच है, मिसनोमर सा लगता है कि अफ्रीका ओपन डील किस तरह की डील है ये। सो ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, अफ्रीका बिकम्स फर्स्ट कॉन्टिनेंट टू कंप्लीट कलेक्शन ऑफ डिजिटल लैंड यूज डेटा। इसका मतलब पूरे कॉन्टिनेंट में जितना लैंड है और वो किस प्रकार से यूज़ किया जा रहा है अंडर एग्रीकल्चर, अंडर फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा, सो किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, इन सब को अफ्रीका कॉन्टिनेंट ने डिजिटलाइज कर दिया गया। डील स्टैंड फॉर डाटा फॉर द एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर एंड लैंड इनिशिएटिव। सो ये भी इनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ही। सो इसी के अंडर ये अफ्रीका ओपन डील इनिशिएटिव चला है। ये डील वर्ड है ना, सो ये हमने फुल फॉर्म देख लिए। द डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस इनिशिएटिव्स लेड बाय द फाओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी एक और चीज़ बहुत फेमस है, घियाज। इंडिया में कितनी साइट्स हैं? 3। कौन कौन सी है? आई थिंक कुट्टनाड है केरला की, देन कोरापुट है उड़ीसा की, देन पैम्पोर
सैफरॉन ऑफ कश्मीर। तो देख लेना एक बार, जो भी टॉप ऑफ द माइंड चीज़ें होती हैं वही बताता हूँ मैं, यहाँ कोई कुछ सामने लिखा नहीं हुआ मेरे। तो ये जो डाटा कलेक्शन में हेल्प कराई है, किसने कराई है? फाओ ने एंड अफ्रीकन यूनियन कमीशन ऑफ कॉस्टली। नासा के न्यू स्पेसक्राफ्ट का नाम देख लीजिए, NEA स्काउट, नियर अर्थ एस्ट्रॉयड स्काउट। तो इतना ही हमको पता होना चाहिए कि नासा का स्पेसक्राफ्ट है ये। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग एडजॉर्नमेंट मोशन। तो पूरा ही रिवाइज कर लेते हैं हमारा बेसिक्स। कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकती है? इन द लोकसभा ओनली, बिकॉज इट इज़ चेकिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जहाँ भी अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी एग्जीक्यूटिव की तय की जाती है, वो सारी चीज़ें, वो सारे मोशंस कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। तो एडजॉर्नमेंट मोशन बस लोकसभा में ही आ सकती है। और क्यों लाते हैं? बिकॉज टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। इसका मतलब बहुत ही अर्जेंट मैटर है कुछ डिस्कस करने के लिए, जिस पे सदन ने टाइम नहीं दिया इन द टाइम टेबल ऑफ द होल डे। सो एडजर्नमेंट मोशन कैन बी इनिशिएटेड इन द हाउस। कहाँ पे? लोकसभा में, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस। तो जैसा कि मैंने बताया, जो भी लोकसभा का पूरा टाइम टेबल है उसमें ये वाली डिस्कशन मेंशन नहीं है, इसीलिए तो हमने एडजॉर्नमेंट मोशन लाई है लोकसभा में। सो इट इज़ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस एंड इट विल इंटरप्ट द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस। सपोर्ट कितना चाहिए? 50 मेंबर्स का चाहिए टू बी एडमिटेड। जो भी डिस्कशन वंस द मोशन हैज़ बिन एडमिटेड, जो भी डिस्कशन होगी, इट कैन नॉट लास्ट फॉर लेस देन 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। मतलब 2.5 घंटे अब आप बंद चुके हो इसी डिस्कशन पे, क्योंकि कौन पास करेगा? ऑफकोर्सली अपोजिशन ही करेगी। तो अपोजिशन के पास इतना मटेरियल होना चाहिए कि वो 2.5 घंटे क्रिटिसाइज़ कर सके हमारे गवर्नमेंट को। बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या क्या है ये? जो भी मैटर रेज किया जाएगा, इट शुड बी डेफिनेट, फैक्चुअल, अर्जेंट एंड पब्लिक इम्पोर्टेंस। इट विल नॉट कवर मोर देन वन मैटर। बस एक ही मैटर आप उठा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एडजॉर्नमेंट मोशन। एक एडजॉर्नमेंट मोशन लाए, एक ही मैटर उठाया। सेकंड एडजॉर्नमेंट मोशन लाए, बस एक ही मैटर उठाया और वो इससे अलग उठाया। समझ रहे हो? ये जो भी आप मैटर को डिस्कस करना चाहते हो, इट शुड बी द रिसेंट ओरिजिन। मतलब अभी अभी ही दुर्घटना या जो भी इंसिडेंट हुआ है अभी अभी ही हुआ है। जैसे अभी फ्लड्स आ रहे हैं बहुत जगह, या हिमाचल लैंडस्लाइड फेमस। तो ये चीज़ें आप यस उठा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एडजॉर्नमेंट मोशन। ऐसे मोशंस में आप क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज नहीं उठा सकते, क्योंकि उसके लिए तो एक अलग से प्रिविलेज कमेटी डिसाइड करी हुई है। तो उसमें जाके आप ये सब क्वेश्चंस पूछिए। अगर एक सेशन में, सेशन क्या होता है? फर्स्ट सेटिंग ऑफ द हाउस, और जब लास्ट में वो प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस का सेशन हुआ है, और इसके भी बाद रिसेस होगी, इसके बाद वापस दूसरा सेशन स्टार्ट होगा। तो फिर एक सेशन में अगर आपने कोई टॉपिक पर डिस्कस कर ली है चीज़ें, और उसी टॉपिक को रिलेटेड अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो एंड यू वांट टू इनिशिएट एडजॉर्नमेंट मोशन, एंड व्हाट इज़ द मैटर that has been previously discussed in the past days of the same session, so you will not be allowed to initiate such an adjournment motion. कोई भी ऐसा मैटर जो अभी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बेंच के आगे पड़ा है, ऐसे कोई भी मैटर डिस्कस नहीं किए जा सकते अंडर द एडजॉर्नमेंट मोशन। ऐसे कोई भी मोशन है जो कि लोकसभा के लिस्ट में एक पूरे दिन में नाम है कि इस टाइम पे ये डिस्कशन इनिशिएट होगी, तो ऐसा नहीं है कि आप 11 बजे एडजॉर्नमेंट मोशन ले आएँ और बोले कि हमको तो ये डिस्कशन अभी करनी है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। मतलब द थिंग्स, द डिबेट्स विच आर एनलिस्टेड इन द schedule of the Lok Sabha in a day, you can't re-discuss it through the adjournment motion. Next article is regarding Great Indian Bustards. बहुत ही फेमस तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि ये इनफेमस हैं। क्यों? ये तो इनफेमस नहीं है, हम ह्यूमन से इनफेमस हैं, क्योंकि हम इन्हें मारे जा रहे हैं इनडायरेक्टली। तो देख लेते हैं थोड़ा। स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान है, सबको पता है। ये देखिए, इंडियाज़ मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड। अंडरस्टूड? इट इज़ कंसिडर्ड द फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशीज़। अच्छा, गुजरात में एक बहुत फेमस ग्रासलैंड्स हैं, जी से नाम है, बताना क्या है?
पॉपुलेशन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की कहाँ कहाँ मिल जाती है? राजस्थान, गुजरात एंड स्मॉल पॉपुलेशंस ऑकर इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। बर्ड है ना भाई, कहीं भी उड़ के जा सकते हैं, हम रोकेंगे तो है नहीं, बट राजस्थान गुजरात में कंसनट्रेटेड पॉपुलेशन ज़्यादातर मिलती है। और क्यों मर रही है? द बर्ड इज़ अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट्स ड्यू टू कोलिजन, इलेक्ट्रोक्यूशन विद पावर ट्रांसमिशन लाइन्स, हंटिंग जो कि पाकिस्तान में प्रेवलेंट है, एंड हैबिटेट लॉस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसका प्रोटेक्शन स्टेटस, IUCN क्रिटिकली एंडेंजर्ड। साइट्स के अपेंडिक्स 1 हाईएस्ट प्रोटेक्शन, CMS कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़, ये भी शायद से UN के अंडर ही है, इसमें भी अपेंडिक्स 1 हाईएस्ट स्टेटस। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हाईएस्ट स्टेटस, शेड्यूल 1। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग माइक्रोप्लास्टिक्स, तो थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं। ऐसे सिंथेटिक सॉलिड पार्टिकल्स जिनका साइज़ 1 mm से 5 mm तक है, तो ये मत कर देना लेस देन 1 mm, नहीं, 1 mm से 5 mm तक जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं, एक तरह से प्लास्टिक्स हैं, उनको बोल दिया जाता है माइक्रोप्लास्टिक्स। एंड ऑफ कॉस्टली प्लास्टिक्स आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। तो याद रखना अच्छी तरह, रेंज क्या है? 1 mm टू 5 mm मिलीमीटर। किन में पाए जाते हैं ये? देखिए, जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, इसका मतलब जो स्क्रबर होता है ना, जो हम फेशियल के टाइम करवाते हैं, सो उसमें वो जो आप चुभता है धीरे धीरे आपको, वही है माइक्रोप्लास्टिक। तो ऐसे ही और जो ब्यूटिफिकेशन प्रोडक्ट हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, उनमें यूज़ किए जाते हैं, क्लोथिंग में यूज़ किए जाते हैं, और इनके सेकेंडरी सोर्सेज भी हैं। कैसे? कोई प्लास्टिक की अपने बाल्टी, बकेट खरीदी, अब वो बकेट यूज़ हो रही है मान लीजिए कंस्ट्रक्शन साइट पे पानी लाने के लिए, ये सब तो टूटती फूटती रहेगी, तो उसी के छोटे छोटे पीस होते रहेंगे, एंड डेट विल कंक्लूड द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ द माइक्रोप्लास्टिक्स। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ऐसे लोग जो कि बिलोंग करते हैं अंडर सर्व्ड सेक्टर से, फॉर एग्जांपल SCs, STs एंड वुमेन, ऐसे लोग जिनके पास बहुत अच्छा आइडिया है and they can be future potential entrepreneurs, but they are lacking some credit to start their business. So such people will be given credit facilities, और इसी स्कीम का नाम रख दिया गया है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, एंड द क्रेडिट गिवन टू दीज पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स, दे कैन यूज दिस क्रेडिट ओनली फॉर greenfield enterprises or project. Now what is greenfield? It means starting from the very base or bottom of the project. जैसे मान लीजिए एयरपोर्ट है, न्यू दिल्ली का एयरपोर्ट है। Now we have to add one more terminal, terminal 4, T3 तो है ही, T4 to this New Delhi airport. So this is the example of brownfield project. Understood? Now we want to establish an airport in बदरपुर। फरीदाबाद में बदरपुर है, तो बदरपुर बॉर्डर पे हमें एक एयरपोर्ट बनाना है। सो एज देर इज़ नो एयरपोर्ट, वी हैव टू स्टार्ट और कंस्ट्रक्ट द एयरपोर्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम द वेरी बॉटम। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। सो किसके लिए लोन दिया जाएगा? ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए। वी हैव डेजिग्नेटेड सम स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर्स, they will help these entrepreneurs to avail the credit. कौन कौन है ये स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर्स? सिडबी एंड नाबार्ड। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग अ पाइपलाइन, अ नेचुरल गैस पाइपलाइन which will be laid down between Russia and Germany. As you can see in the picture, this is Russia, this is the gas pipeline and this is our Germany. सो इसी का नाम दे दिया है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, अच्छे से याद रखना। ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये हो जाएगा गल्फ ऑफ बोथनिया, दिस होल इज़ बाल्टिक सी। सो ऐसा भी इनडायरेक्टली पूछ सकती है यूपीएससी, इन विच सी नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन हैज़ बीन लेड डाउन? सो इन बाल्टिक सी। ये बाल्टिक कंट्रीज़ हो गई, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया। ऊपर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हो गई, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे ऐसी कंट्री है जो दूसरे को हिस्सा लेने ही नहीं देता, मतलब देखिए ये पूरा ऐसे जाके पूरा कवर कर लेता है आर्टिक ओशन के रीजन को। स्वीडन को ये छूने तक नहीं देता आर्टिक ओशन का रीजन, तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट आर्टिकल इज़
परंपरागत कृषि विकास योजना। हमारे देश में आपको पता ही है, हमारे देश की सभ्यता वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है। सो हमारे पास ऐसी ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं जो कि बहुत बेनिफिशियल है, बट विद द हेल्प ऑफ द साइंस, विद द एड ऑफ द साइंस, दे कैन बी फर्दर इम्प्रूव्ड। सो इसीलिए ये स्कीम लॉन्च कर दी गई, परंपरागत कृषि विकास योजना। कब लॉन्च हुई थी? 2015 में। एम क्या है? टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स जो भी हैं उनको हमको रिड्यूस करना है। सॉइल हेल्थ के साथ साथ हमें जो भी हमारी क्रॉप प्रोडक्शन है, जिसको यील्ड बोलते हैं, वो भी हमें इंक्रीज़ करनी है। आजकल के मार्केट्स में 90 to 95% ऑफ द मार्केट्स और फूड्स कंटेन केमिकल पेस्टिसाइड्स। उसके अंदर होते हैं? नहीं, उसके अंदर नहीं। वाइल प्रोड्यूसिंग दोज क्रॉप्स, फूड आर्टिकल्स, various chemicals are used for their production. But as we have immense knowledge of our traditional farming, which is chemical free, so we want to enhance, improve our organic food quality. पूरी ऑर्गेनिक फूड क्वालिटी की मार्केट अगर हम बना देंगे, सो इंडिया विल बी वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर्स इन द होल वर्ल्ड। अब जैसे ही ऑर्गेनिक फूड का नाम आता है, in the previous year not previous year but previous videos of Neoka series, we have learned about the certification of organic foods in India. There are two. First is PGS, Participatory Guarantee Scheme, and second is NPOP. क्या होती हैं दोनों? अभी वापस रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परंपरागत कृषि विकास योजना में वी हैव अडॉप्टेड अ क्लस्टर अप्रोच। इसका मतलब देखिए, ऐसा नहीं कि ये एक विलेज है, ये अपना अलग से ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस बड़ा कर रहा है, ये दूसरा अलग कर रहा है, ऐसे नहीं। वी विल एनगल्फ वेरियस विलेजेस इनटू अ क्लस्टर एंड एज अ होल वी विल प्रोवाइड दम फैसिलिटीज़ टू एनहांस देयर ऑर्गेनिक फूड क्वालिटीज़। सो ऑर्गेनिक फूड का पार्टिसिपेशन अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना कौन देगा? पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम। एंड द लास्ट पॉइंट इज दिस PKVY is centrally sponsored scheme. Now let's talk about participatory guarantee scheme. किसके अंडर आती है? यही सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर। अंडरस्टूड? क्या करती है? टू सर्टिफाई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। सर्टिफिकेशन किस फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है? एज अ डॉक्यूमेंटेड लोगो और अ स्टेटमेंट। PGS सर्टिफिकेशन उन्हीं फार्मर्स या कम्युनिटीज़ ऑफ फार्मर्स के लिए वैलिड है जो एज अ ग्रुप ऑर्गेनिक फूड का प्रोडक्शन करते हैं। इसका मतलब जो भी ग्रुप ऑफ फार्मर्स विच इज़ लार्जर देन 5 people, these are only eligible for the certification under participatory guarantee scheme. अगर 5 से कम है ये फार्मर्स का ग्रुप, सो इट विल नॉट बी एनरोल्ड इन द पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम। फिर ऐसे फार्मर्स के लिए दे हैव टू ऑप्ट फॉर अ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, और या तो जो पहले से क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है ना, तो जो पहले से ग्रुप बने हुए हैं फार्मर्स के, यू हैव टू ज्वाइन दोज ग्रुप्स। एक लास्ट बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू ऑन फार्म एक्टिविटीज़। इसका मतलब जो ऑफ फार्म होंगी उनके लिए पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। ऑर्गेनिक फूड में जो भी आप ऑन फार्म एक्टिविटीज़ कर रहे हो, सच एज क्रॉप प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, लाइव स्टॉक रियरिंग, दीज विल कम अंडर पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम। अब दूसरा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी देख ही लेते हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इम्प्लीमेंट कौन करता है? अपेडा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो PGS किसके अंडर थी? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स विल certify their own organic products and agriculture ministry will recognize these organic food production. कैसे? by a logo or a statement. In NPOP, National Program for Organic Production, it is under Ministry of Commerce and Industry. कौन इम्प्लीमेंट करेगा? अपेडा इम्प्लीमेंट करेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रुप बनाना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें आप डिफरेंस याद रखिए। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग एल सल्वाडोर कंट्री। कहाँ ये? सेंट्रल अमेरिका की एक छोटी सी कंट्री है।
दिस इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट बिटकॉइन विच इज़ अ क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, हमको पता है कि इंडिया में लीगल टेंडर क्रिप्टो करेंसी का है या नहीं, नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट हैज़ lifted off the ban that has been put by RBI on the market of cryptocurrency, बट ये अभी भी लीगल टेंडर नहीं बताई जाती है। सो थोड़ी इसकी लोकेशन देख लीजिए, ये रहा यूएसए ऊपर, देन कम्स मैक्सिको, देन यहाँ छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, ग्वाटेमाला, होंडुरस, एल सल्वाडोर, देन यहाँ निकारागुआ भी है, देन फेमस पनामा कैनाल या पनामा चैनल किसको कनेक्ट करता है, अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से। सो ये सब थोड़ी मैप की इन्फॉर्मेशन भी देखते रहिए। नेक्स्ट इज़ पूरा फैक्चुअल और बहुत ही अच्छा, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क एंड मागुरी मोटापुंग वेटलैंड कहाँ है दोनों, असम में है, अच्छे से याद रखना। देखिए दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि असम में है। इट इज़ अ नेशनल पार्क, अ बायोस्फीयर रिजर्व, एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया। इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया को कौन रिकॉग्नाइज करता है, बॉम्बे हिस्ट्री नेचुरल सोसाइटी BHNS, एंड ऑल्सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्यों बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बिकॉज ईस्टर्न हिमालयाज आर पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, या आप इनको इंडो बर्मा जोन भी बोल सकते हैं। सो कौन डिक्लेयर करता है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल NGO, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इज़ रमप्पा टेम्पल। क्या हुआ है, यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है। अनदर नेम रुद्रेश्वरा टेम्पल, कहाँ है ये, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, हैदराबाद के पास ही सिचुएटेड है मुलुगु डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में, वहीं है ये रुद्रेश्वरा या रमप्पा टेम्पल। नाम से ही आप समझ गए होंगे, इट इज़ अ शिव टेम्पल। इंडिया का 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और 40th कौन सा हो गया अभी, धोलावीरा। सब देखेंगे अभी कौन कौन से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं 40। कब रुद्रेश्वर टेम्पल बिल्ड किया गया था, 1213 AD में। किसका रूल चल रहा था, काकतिया एम्पायर। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन याद रखना कि इंट्रिकेट क्रेविंग्स है इस पर, कार्विंग्स है इस पर, एंड इट इज़ अ स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म। आपको दिखाई देता हूँ पहले, देखिए ये रहा। अगर आप इसको ऊपर से, इफ़ यू वॉच दिस टेम्पल रमप्पा फ्रॉम अबाव, सो यू विल सी इट इज़ बिल्ट एज अ स्टार लाइक, ऐसे ये ऊपर से दिखेगा कि स्टार लाइक बना हुआ है। एंड इंट्रिकेट कार्विंग्स भी आप यहाँ देख पा रहे होगे, बहुत ही अच्छे से डिज़ाइंस बनाए हुए हैं। सो 1213 AD में बना था, काकतिया एम्पायर के अंडर बना था, सैंडबॉक्स टेक्निक के हिसाब से बना हुआ है। क्या है सैंडबॉक्स टेक्निक, बस इतना ही याद रखना, इट इज़ द टेक्निक यूज्ड इन द टेम्पल मेकिंग, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। मार्को पोलो विच इज़ अ यूरोपियन मर्चेंट, उसने इस टेम्पल को बोला था बिगेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ मेडिवल टेम्पल्स इन द डेक्कन। अब देख लेते हैं थोड़ी पूरी लिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय यूनेस्को। धोलावीरा गुजरात अभी ऐड हुआ था, हरप्पन साइट है धोलावीरा फेमस, 40th हो गया ये। देन लेटेस्ट फिर से रमप्पा टेम्पल या रुद्रेश्वरा टेम्पल ऑफ तेलंगाना, ताजमहल ऑफ आगरा, खजुराहो मध्य प्रदेश, खजुराहो के मंदिर, हम्पी कर्नाटका, अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स ऑफ महाराष्ट्र, बोध गया इन बिहार, सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची मध्य प्रदेश, जो सांची स्तूपा है, चोला टेम्पल्स तमिलनाडु, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम तमिलनाडु, सुंदरबंस नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल के, हुमायूंस टॉम न्यू दिल्ली का, जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में, आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पतदगल कर्नाटक में, एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र के पास, माउंटेन रेल्स ऑफ इंडिया, इट इज़ इम्पॉर्टेंट देख लेना, माउंटेन रेल्स ऑफ इंडिया दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के एरिया में, नालंदा महाविहारा, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CST बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्रीवियस नेम वाज VT विक्टोरिया टर्मिनस महाराष्ट्र में, रेलवे स्टेशन है बेसिकली, कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स न्यू दिल्ली में, चंपानेर आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात में, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका मध्य प्रदेश,
मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम, फतेहपुर सीकरी ऑफ उत्तर प्रदेश, रानी की वाव, ये भी लेटेस्ट एडिशन ही है, इन गुजरात, केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, होल ऑफ वेस्टर्न घाट्स, कंचनजुंगा नेशनल पार्क सिक्किम, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स ऑफ चंडीगढ़, पूरा एक स्ट्रीट है, पूरा कैपिटल सॉरी नॉट कैपिटल बस शॉप्स हैं उसमें बहुत सारी, तो पूरा कैपिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है इन चंडीगढ़। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, पूरी सिटी की सिटी ही जो ओल्ड सिटी है। देन ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर, द पिंक सिटी, इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है, तो 2 सिटीज़ हमने देख ली। द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एनसेम्बल ऑफ मुंबई। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग आई स्टेम पोर्टल। आई स्टेम स्टैंड्स फॉर इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप। कौन फंड करता है इस पोर्टल को? ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों यह पोर्टल बनाया गया है? ताकि रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और जो रिसोर्सेज उन्हें चाहिए होंगे अपनी डिस्कवरी पूरी करने के लिए, इन दोनों का मिलाप हो जाए। समझ में आ गया इजी भाषा में? इसका मतलब एक तरह से एस्पायरेंट्स के लिए ये लाइब्रेरी है। सो इस आई स्टेम पोर्टल से क्या होगा? प्रमोशन ऑफ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इतना ही याद रखना, आई स्टेम पोर्टल क्या करता है? रिसर्चर्स या साइंटिस्ट और इनको जो भी चाहिए अपनी डिस्कवरी पूरी करने के लिए, मतलब रिसोर्सेज विच दे विल बी नीडेड इन परफॉर्मिंग देयर एक्सपेरिमेंट्स, इन दोनों को लिंक करता है ये। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, GEP। एक इकोनॉमिस्ट थे रॉबर्ट कोस्टांजा, 1997 में इन्होंने ये टर्म कॉइन करी थी। देखिए बेसिक फंडा क्या है इस टर्म का। वी ऑल नो GDP, it is a macroeconomic variable. So by calculating GDP, we can calculate the economic growth in a country. But this economic growth is not the actual economic growth of the country. कैसे पता चलता है? ये तब पता चल जाता है जब the country is facing some natural disaster और उसमें बहुत ही ज़्यादा जाने जा रही है, या frequently the disasters are coming. So it means हमने कुछ भूल की है इन द प्रोसेस ऑफ आवर डेवलपमेंट। इसका मतलब जैसे कि हमें फ्लैट्स बनाने थे, फ्लैट्स के लिए हमने सुंदरबंस का मैनग्रोव के 50,000 पेड़ काट दिए, उससे क्या होगा? फ्लड्स की इंटेंसिटी बढ़ गई, नेचुरल डिज़ास्टर की इंटेंसिटी बढ़ गई। हमको टूरिज़्म प्रमोट करना था इन द हिमालयन रीजन, हमने हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में बड़े बड़े होटल्स दे दिए, बड़े बड़े होटल्स बना दिए, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बना दिए। इससे क्या हुआ? जो सुपर इनकम्बेंट लोड है माउंटेन का वो डगमगा गया, एंड बिकॉज ऑफ द मीडियम रेनफॉल ओनली देयर इज़ ऑकरेंस ऑफ लैंडस्लाइड्स। सो ये भी नेचुरल डिज़ास्टर है। सो ऐसी चीज़ें करके अगर हम डेवलपमेंट ला रहे हैं, सो खा क्या ये डेवलपमेंट? सो डेट्स वाई अ न्यू टर्म हैज़ बीन कॉइन्ड बाय रॉबर्ट इन 1997, डेट इज़ ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। तो क्या करता है ये? इकोलॉजिकल स्टेटस को भी, इट टेक्स कंसिडरेशन ऑफ इकोलॉजिकल स्टेटस इनटू GDP, जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल हमारे पास पहले से हैं उसमें ये और क्या ऐड करेगा? इकोलॉजिकल स्टेटस। जो हमारा इकोसिस्टम है वो हमें वेरियस फंक्शंस प्रोवाइड करता है, वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सच एज प्रोविजनिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग कल्चरल इकोसिस्टम, देन रिक्रिएशनल सर्विसेज। सो ये जितनी भी सर्विसेज इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड कर रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट इन द रुपीज़ टर्म? तो इसी को बोला जाता है ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। और ये जो ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट है ये किसका पार्ट है? ग्रीन GDP का। इसका मतलब GDP तो हम ला रहे हैं, बट अगर ऐसी चीज़ों से ला रहे हैं सो डैट इज़ नॉट अ ग्रीन GDP। बट अगर हम इनका भी ख्याल कर रहे हैं एंड देन वी आर गोइंग ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, येस, then it is our green GDP. So to achieve the green GDP, one of the components is gross environment product. इसका मतलब अगर हम ये पेड़ काट रहे हैं तो क्या वैल्यू होगी इन सारे पेड़ों की? जो ये कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेट कर रहे हैं एंड ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसकी क्या वैल्यू होगी? कोई आके यहाँ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर रहा है, आराम से बैठ के अपनी सारी थकान निकालता है, बट जैसे ही ये 50,000 ट्रीज कट होंगे तब वो रिक्रिएशन करने कहाँ जाएगा? सो ये वाली जो सर्विसेज है ये भी ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट में ऐड अप होगी। सो यू नो ऑल दीज थिंग्स विल गेट ऐड अप एंड वी विल हैव अ सर्टेन अमाउंट और फिगर
इन रुपीज़। सो हमको दोनों को बैलेंस करना है, ये ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट को भी एंड आवर डेवलपमेंट को भी, तभी हम ग्रीन जीडीपी अपना पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग एल्प्स। अब ये कहाँ है? देखिए यूरोप की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है। इस छोटे से मैप में देखिए हम यहाँ का एरिया देख रहे हैं इटली से ऊपर, इसका मतलब स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, चेक रिपब्लिक, सर्बिया। तो हम यहाँ का मैप देख रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड, इटली में क्या आ जाते हैं? एपेनाइंस आ जाएंगे, ये रहा एपेनाइंस। देन यहाँ एपेनाइंस है। देन यहाँ क्या आ जाएंगे? फ्रांस और स्पेन के बीच में पायरेनीज़ आ जाएंगे, ठीक है, पायरेनीज़ आ जाएंगे यहाँ। देन ये हमारी ब्लैक सी रही, सॉरी ये एड्रियाटिक है, यहाँ साइड में ब्लैक सी आएगी, ब्लैक सी के साइड में कैस्पियन सी आएगी। तो इनके बीच में कौन सी रेंज है? कॉकस रेंज। सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर। अभी हम बात ही कर रहे थे ब्लैक सी और कैस्पियन सी की, और अगला ही आर्टिकल कैस्पियन सी का है। सो देखिए कौन कौन सी कंट्रीज कैस्पियन सी को एनगल्फ करती हैं। द शॉर्ट फॉर्म इज़ कितार, कज़ाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान एंड रशिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कज़ाकिस्तान, यहाँ ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, अज़रबैजान हो गया, रशिया हो गया। यहाँ बीच में मैं बोल रहा था कौन सी रेंज है? कॉकस रेंज, माउंटेन रेंज है ये। ईरान के नीचे नीचे वाले पोर्शन में, ऊपर नहीं नीचे पोर्शन में कौन सी आ जाती है? जैग्रोस। देन टर्की के नीचे वाले पोर्शन में, ऊपर नहीं नीचे वाले पोर्शन में कौन सी आ जाएगी? टारोस। ईरान के ऊपर वाले पोर्शन में कौन सी आ जाएगी? एल्ब्रूस। तो ये सब आपको याद होने चाहिए, और मैपिंग की सीरीज़ भी जल्दी आ जाएगी, तो वहाँ से आप पूरा अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं ये सब। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग अ प्रोविंस ऑफ मोजाम्बिक। नाम पढ़ सकते हैं आप इसका, काबो डेलगाडो। तो ये एक प्रोविंस है जो कि मोजाम्बिक में है, एंड इट इज़ इन न्यूज़। तो आपको पता है यहाँ से कौन सी करंट आती है? अगुलास करके करंट है, वो आती है यहाँ से। फिर यहाँ से पूरा अगर अफ्रीका यही है पूरा, तो यहाँ से कौन सी जाएगी? बेनेगोला जाएगी। तो बेनेगोला कहाँ से आ रही है? पोल से आ रही है, तो ये कौन सी करंट हो गई? कोल्ड करंट। अगुलास ऊपर से आ रही है, तो ये वार्म करंट। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहना। ये हो गया मेडागास्कर। अगली न्यूज़ आ रही है हमारे पास उड़ीसा की, जो पूरी सिटी है उड़ीसा में। इट हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट सिटी टू प्रोवाइड 24/7 क्वालिटी ड्रिंकिंग टैप वाटर। इसका मतलब जो बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में सर्विस अवेलेबल है, जैसे लंदन में एंड अदर बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, वैसे ही हमारे इंडिया में पूरी सिटी में अब टैप वाटर से आप आराम से पानी पी सकते हैं, एंड दिस सर्विस विल बी अवेलेबल 24/7। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो ये क्या है? देखिए हमने न्यूज़ पढ़ी थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। सो उसी के तर्ज पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि देयर विल बी मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री ऑप्शंस। कब? जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो। इसका मतलब यू कैन डू योर फर्स्ट ईयर एंड देन लीव द कॉलेज, देन आफ्टर अ ब्रेक यू विल कम अगेन टू सेम कॉलेज और डिफरेंट कॉलेज, एंड यू विल स्टार्ट योर कोर्स फ्रॉम सेकेंड ईयर, जो कि अभी नहीं है, अभी वापस फर्स्ट ईयर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। So how will the institutions know that you have completed your first year degree from somewhere? So उसी के लिए हमने मैकेनिज्म तैयार किया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। कौन सेटअप करेगा? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। क्या होगा इस ABC में? देखिए स्टूडेंट्स विल गो टू इंस्टीट्यूशंस टू कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन। द स्टूडेंट परस्यूइंग ग्रेजुएशन इन यूनिवर्सिटी A, this university A at the end of first year will assign the credits to all the students who are passing or graduating from their first year and going to the next year. किनको ये प्रोवाइड करेगी? टू द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को। सो स्टूडेंट्स विल नॉट अपलोड दिस क्रेडिट्स, बट directly universities institutions will upload this document, this credits of students on behalf of the students to the UGC. Now if certain student has taken a break after completion of first year and he is coming back after the break and
विशेज़ टू स्टार्ट परसुइंग इट्स सेकेंड ईयर, सेम कॉलेज में या डिफरेंट कॉलेज में, तो जो दूसरा कॉलेज है वो यूजीसी से रिक्वेस्ट करेगा कि इस स्पेसिफिक स्टूडेंट की हमको एक बार एकेडमिक बैंक दिखा दीजिए। अगर उसमें इतने क्रेडिट्स हैं जितने फर्स्ट ईयर के कंप्लीशन में मिलते हैं, सो येस द स्टूडेंट हैज़ completed his first year of graduation and it is entitled to move on to its second year of graduation. So यही है academic bank of credit। हमको क्या याद रखना है? यही याद रखना है कि स्टूडेंट्स अपलोड नहीं करेंगे क्रेडिट, इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस विल अपलोड दिस क्रेडिट टू यूजीसी। ये एक बार मैंने शॉर्ट फॉर्म में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हाईलाइट्स डाली हुई है। आई थिंक इन नेक्स्ट न्यू का सीरीज़ या एक अलग से ही वीडियो बना के बोर्ड पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ऑल द प्रोविजंस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पुराना हो गया बट अलग से वीडियो रहेगी चैनल पे, अच्छा लगेगा। जल्दी से देख लेते हैं हाईलाइट्स। स्कूल्स का जो पहले करिकुलम था 10+2 अब हो जाएगा 5+3+3+4। कैसे डिवाइड कर दिया है? पहले 5 ईयर्स को फाउंडेशनल एजुकेशन, देन 3 ईयर्स ऑफ प्रिपरेटरी, देन 3 ऑफ मिडल एंड 4 ईयर्स ऑफ सेकेंडरी स्कूलिंग। 10+2 में LKG और UKG और किंडर गार्डन नहीं था, बट 5+3+3+4 में इन सब को टोटल कर दोगे तो ये 12 से ज़्यादा जाएगा, तो मतलब LKG UKG और किंडर गार्डन भी इसमें डाल दिया गया है। स्टूडेंट्स कैन चूज सब्जेक्ट्स अक्रॉस द स्ट्रीम्स, ये भी हमने देखा था। नाउ द बोर्ड एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड इन अ मॉड्यूलर मैनर, और साल में 2 बार होंगे ताकि स्ट्रेस कम हो जाए स्टूडेंट्स का। मल्टीलिंगुअल होंगे, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हमने पहले वीडियो का डिस्कस किया था। लोकल लैंग्वेज प्रमोट की जाएगी टिल क्लास 8th। 10 बैकलेस डेज होंगे इन द ईयर, और उन 10 बैकलेस डेज में क्या होगा? वोकेशन ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, इनफॉर्मल इंटर्नशिप काइंड ऑफ। कॉलेजेस में क्या हुआ है हमने बताया अभी, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, सो 4 ईयर बैचलर डिग्री में हुआ है वो चेंज। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाएगी साल में 2 बार। जैसे अभी हमको बहुत सारे देने पड़ते हैं, IIT JEE, IIT मेंस, NIT, बिट्स पिलानी, ये सब। तो अब बस कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और वो साल में 2 बार होगा। एफिलिएशन बंद कर दिए देने, अब इंस्टीट्यूट्स ही अपनी डिग्री बांट सकते हैं, उनको फुल ऑटोनॉमी है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे एक फ़ी कैप दी जाएगी, मतलब एक सीलिंग दे दी जाएगी कि इससे ऊपर आप फ़ी नहीं ले सकते। जो भी इंटरनेशनल acclaimed universities हैं, they will be facilitated to open their branch in India, as well as the Indian institutes which are highly qualified will be facilitated to open their branch in the foreign countries। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको हल्के मत लेना। पूरा ही सेरिकल्चर इन इंडिया, ये टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा। सेरिकल्चर मतलब रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, क्यों करते हैं हम, उनको पालते क्यों हैं? ताकि हम उससे सिल्क ले पाएँ। इट इज़ एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इंडिया में सिल्क वॉर्म्स में ये जो एक पर्टिकुलर सिल्क वॉर्म है, बॉम्बिक्स मोरी, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें 5 प्रकार के सिल्क बोए जाते हैं, और सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन कौन से सिल्क की है? मलबेरी। और सारे कौन से सिल्क्स हैं? ईरी, सार या टसार एंड मूगा। एक 5th भी वैरायटी है, वो मैंने लिखी नहीं है, शायद से ओक है। हाँ, ये देखिए, ओक टसार एंड ट्रॉपिकल टसार। सो 5 तरह के सिल्क इंडिया में बोए जाते हैं, 5 प्रकार की ही वैरायटी है, और सबसे ज़्यादा हमारे पास मलबेरी सिल्क है। सेकंड नंबर पे कौन सा है? ईरी सिल्क। तो 2 याद रखिए, फर्स्ट पे मलबेरी और सेकंड में ईरी इंडिया में, ठीक है। एंड इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क आफ्टर चाइना, ये भी याद रखिए। फॉर द प्रमोशन ऑफ रियरिंग ऑफ सिल्क और सेरिकल्चर प्रमोशन के लिए हमारे पास सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, विच इज़ स्टैट्यूटरी बॉडी। किसके अंडर है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्ट कौन सा है? सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक्ट ऑफ 1948। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी वापस सुन लीजिए। परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूरेशियन क्यों? क्योंकि दोनों साइड की कंट्रीज़, यूरोप की भी और एशिया की भी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। डेट्स वाई यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। कब बनी थी? 2001 में बनी थी। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या ऐसी होगी? जो 2 सबसे बड़ी कंट्रीज़ हैं, रशिया
एंड चाइना, उन्हीं की लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंडिया और पाकिस्तान इसका पार्ट एक साथ बन गए थे 2017 में। मेंबर्स कौन है? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। इनके अलावा ये भी याद रखना कि इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तो दो साइड से याद रखना, ये सारी कंट्रीज़ हैं और तुर्कमेनिस्तान नहीं है। रैट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैकेनिज्म किसका है? SCO के अंडर है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। और इसके अंडर कौन सी कंट्री है? देखिए, पाकिस्तान। ठीक है, तो रैट्स इतना अच्छा जो बोलने में लग रहा है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, और ये एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कौन सी कंट्री काम कर रही है? पाकिस्तान। सो अपने आप में आयरनी है। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। कौन निकालता है? यही याद रखना, IMF। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग मियावाकी मेथड। आपको पहले भी ये मेथड बता रखा है। अर्बन एफॉरेस्टेशन को रिवोल्यूशनाइज करने वाला एक अकेला मेथड है ये। मियावाकी एक जापानीज बोटनिस्ट थे, पूरा नाम क्या है? अकीरा मियावाकी। इन्होंने ऐसी टेक्निक ढूंढी जिससे बहुत ही जल्दी एक समतल ज़मीन पे आप पूरा फॉरेस्ट का फॉरेस्ट खड़ा कर सकते हो, जो बहुत ही जल्दी ग्रो होगा और जिसमें हमें ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी नहीं लगेंगे। सो इट इज़ कॉल्ड मियावाकी टेक्निक और मेथड। और सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है? फॉर द ट्री ग्रोथ इन अर्बन फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, IGBC। क्या है ये? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल इज़ अ डिवीजन ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII, प्रेशर ग्रुप है काइंड ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट का, that works closely with the government and aims at sustainably built environment। सो ये जो IGBC है, इसी का एक नेट ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम आया है। तो हमको क्या याद रखना है? IGBC, जो कि एक आर्म है CII की, प्रेशर ग्रुप है ये, इसने निकाला है नेट ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम। तो हमको इतना याद रखना है। और सेकंड चीज़ क्या याद रखोगे? इंदिरा पर्यावरण भवन इन न्यू दिल्ली इज इंडियाज फर्स्ट नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग। नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग मतलब जितने भी एनर्जी के संसाधन लगे हुए हैं बिल्डिंग में, वो सारे रीन्यूएबल सोर्सेज हैं, तो इसी को बोल दिया गया नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग मंकी पॉक्स, वायरल जूनोटिक डिसीज है, मतलब एनिमल से ह्यूमंस में आ सकता है। इट इज़ एंडेमिक टू नाइजीरिया। पहला केस कहाँ आया था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। मंकी पॉक्स एक वायरस है, तो ये वायरस से होता है। यहाँ भी मैंने बताया था वायरल जीनोटिक डिसीज़। इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या वैक्सीन नहीं है, बट इन द अर्लियर टाइम्स वी हैव स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, बट इन द पास्ट एज स्मॉल पॉक्स हैज़ बिन इरेडिकेटेड फ्रॉम होल ऑफ द वर्ल्ड, सो उसकी वैक्सीन भी बनना बंद हो गई, बट इट इज़ वेरी मच प्रेवलेंट इन द अफ्रीका कंटिनेंट। तो अब इसकी वैक्सीन बंद हो गई है, सो इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। मिसलेनियस देख लेते हैं। बेरेशीट लूनर मिशन कहाँ का है? इजराइल का। पेगासस स्पाईवेयर कहाँ का है? इजराइल का। सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी किस लिए बनी थी? बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। इसी के बाद ही बैन हो गई थी क्रिप्टो करेंसीज, बट SC सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओवरटर्न दिस डिसीजन। सो ये थी जुलाई के सेकेंड क्वार्टर की वीडियो। होप सो आपको नियो का सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। ये फॉर्मूला याद रखना, रीड, रिवाइज, रिकॉल, बार बार वीडियो देखिए ताकि आपके जहन में बातें बस जाएं। जाने से पहले प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। अगली बार मिलते हैं एक और नियो का वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।